इस प्रवचन में ओशो गांधी जी के बड़े स्तर पर यंत्रीकरण व केंद्रीयकरण के विरोध की आलोचना करते हैं। हालांकि धीरे धीरे गांधी जी का यंत्र विरोध कम हुआ था, लेकिन वह समाप्त नहीं हुआ था। गांधी जी स्वावलंबन की बात कर रहे थे कि अपना समस्त कार्य स्वयं करो, लेकिन ओशो गांधी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि संपन्नता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है टेक्नोलॉजी। अगर आप जिंदगी भर बैलगाड़ी से चलोगे तो आप समृद्ध नहीं हो सकते। जो मोटर और हवाई जहाज से चल रहे हैं वे बहुत जल्द हम पर हावी हो जाएंगे। हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। अमेरिका, यूरोप आज अगर समृद्ध हैं तो उसका एकमात्र कारण टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास ही है। साथ ही यह सवाल केवल यंत्रों का नहीं है, मनुष्य की चेतना के विकास का भी है। मनुष्य के मस्तिष्क को जितनी चुनौती मिलती है, मस्तिष्क उसी अनुपात में विकसित होता है। इसलिए हमें चरखा पर ठहर नहीं जाना है, उससे आगे भी सोचना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं चरखा का विरोधी हूँ। ओशो ने वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हुए कहते हैं कि भविष्य में ऐसे यंत्रों का भी निर्माण संभव है जो स्वचालित होंगे और मनुष्य को श्रम से मुक्त कर सकते हैं। और जब व्यक्ति श्रम से मुक्त होता है तो वह विचार को जन्म देता है। भारत में सारे साहित्य को, सारे विचार को ब्राह्मणों ने जन्म दिया, क्योंकि वे श्रम से मुक्त थे। उनके पास विचार करने, प्रयोग करने के लिए पर्याप्त समय था। शूद्रों को कभी श्रम से मुक्ति ही नहीं थी, इसलिए वे एक भी विचार को जन्म ना दे सके। अगर देश का एक बड़ा वर्ग श्रम से मुक्त हो जाए तो देश समृद्ध हो सकता है, और समृद्ध देश ही आध्यात्मिक और धार्मिक हो सकता है। ओशो हिंदुस्तान की गुलामी का कारण भी आक्रमणकारियों की विकसित टेक्नोलॉजी को मानते हैं। सिकंदर के पास घोड़े थे और पोरस के पास हाथी। घोड़ा युद्ध के लिए हाथी से अधिक उपयोगी है, अन्यथा पोरस सिकंदर से कमज़ोर आदमी नहीं था। हम बाबर से हार गए क्योंकि बाबर के पास बारूद थी और हमारे पास बारूद का मुकाबला नहीं था। हमको मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बना लिया क्योंकि उनकी आधुनिक बंदूक और तोपों का जवाब हमारे पास नहीं था। अगर हमें एक बार फिर से गुलाम नहीं हो जाना है तो हमें बड़ी से बड़ी, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। गांधी के चरखे से हम दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे। और यह महापुरुष की आलोचना का सवाल नहीं है, यह देश की ज़िंदगी का सवाल है। ओशो कहते हैं कि खादी का या हाथ से बने वस्त्र को पहनने में रस हो सकता है। मैं खादी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन खादी कोई आर्थिक चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हम अपने महापुरुषों पर विचार करने को राजी नहीं हैं, और यह दर्शाता है कि हमारे महापुरुष कच्ची मिट्टी के बने हैं। आलोचना की वर्षा उनके ऊपर होगी और वे बह जाएंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे विचारों को, ऐसे महापुरुषों को बह ही जाना चाहिए। ओशो एक पत्र का जवाब देते हैं जिसमें कहा गया है कि गांधी के केवल गांधी जी ना कहें, उन्हें महात्मा गांधी जी तो कहें। तो ओशो स्पष्ट इनकार करते हुए कहते हैं कि हम परमात्मा को भी तू कहते हैं। परमात्मा के साथ तो जी नहीं लगाते, क्योंकि परमात्मा के प्रति आदर हमारे हृदय में है, और जब हृदय में आदर होता है तो हम शब्दों पर विचार नहीं करते, और जब हमारे हृदय में आदर नहीं होता तो हम शब्दों की बड़ी फिक्र करते हैं। शिष्टाचार की आवश्यकता वहीं है जहाँ संबंध मात्र औपचारिक हो। जिनके बीच प्रेम का संबंध होता है वहाँ शिष्टाचार समाप्त हो जाता है। गांधी के विचार ने देश को आज़ादी दिलाई, इस पर ओशो कहते हैं कि निश्चित ही गांधी के विचारों ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गांधी के प्रति अंधे हो जाएं और उनकी कही प्रत्येक बात को बिना सोच विचार और तर्क किए मान लें, क्योंकि गांधी ने जो कहा था उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं और आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं।
इसलिए हमें गांधी पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि गांधी की बातें आज औचित्यहीन हो गई हैं, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। ओशो कहते हैं कि जीवन बड़ा जटिल है और हम किसी को या तो पूरा मानते हैं या बिल्कुल भी नहीं मानते। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि हमारे विचार कितने अपरिपक्व हैं। एक पत्र में ओशो को कहा जाता है कि गांधी जी तो बड़े महान हैं, हमारी तुलना में तो हम गांधी जी की आलोचना कैसे कर सकते हैं। यहाँ ओशो कहते हैं कि प्रत्येक आदमी अपने आप में अद्वितीय है, किसी की भी किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। ये व्यक्तियों की तुलना करने की हमारी सोच एक बचकानी हरकत है और इस तुलना के गहरे में अहंकार है। आप ऐसा करके स्वयं को बड़ा बताने की चेष्टा करते हैं। आपके अंदर यह भाव रहता है कि मैं जिसे अपना आदर्श मानता हूँ वह सभी से बड़ा होना चाहिए। जब ओशो लगातार गांधी जी की आलोचना किए जा रहे थे, तब उनके एक मित्र ने ओशो से कहा कि अभी गुजरात सरकार हमें आश्रम के लिए ज़मीन देने वाली है, कृपा करके अभी गांधी जी के बारे में कुछ ना कहें। ओशो कहते हैं कि सत्य मेरे लिए संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। मुझे जो ठीक लगता है मैं कहूँगा, ज़मीन जाए तो जाए। और यह बात मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि गांधी की आलोचना से मुझे सिवाय गाली खाने के और क्या मिलेगा। लेकिन अगर समाज में कुछ लोग गाली खाने की हिम्मत ना जुटा सकें तो समाज में विचार कभी विकसित नहीं होगा। एक अन्य पत्र में ओशो को लिखा जाता है कि वे गांधी की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक गांधी को समझा ही नहीं है। तब ओशो कहते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्रशंसा करनी हो तो बिना समझे भी हो सकती है, लेकिन आलोचना वही कर सकता है जो पूरी तरह से समझ गया हो।